मैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कल डिस्कस कर रहा था, शॉर्टली मैंने बात की। सर एक क्वेश्चन था तो लास्ट टॉपिक से। जी जी सर वो जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा ना लास्ट, उसमें हमने एज्यूम किया था कि प्रोटॉन रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द। हमने ये हाँ अजम्पशन हाँ, की, ये assumption किया। हालांकि तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना प्रोटॉन के इर्द गिर्द। मैंने इस चीज को आपको बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था छठे चैप्टर के अंदर, सेंटर ऑफ मास का जब कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, क्या था वो? कि न्यूक्लियस जो है वो मूव कर रहा था। ठीक है, यानी आपका न्यूक्लियस भी मूव करता है, किसके अलोंग? अलोंग इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अलोंग। सेंटर ऑफ मास के एक्सिस, यानी हमने उसकी कंट्रीब्यूशन इंक्लूड की थी। ठीक है, यस सर। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, अगर हम न्यूक्लियस लें तो उसके लिहाज से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लें तो उसके लिहाज से क्या है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शिफ्ट करने के बाद। ठीक है सर। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है बच्चों कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अभी तक हमने जो थ्योरी डेवलप की है वो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में थ्योरी डेवलप की है। लेकिन अब यहां से जो गुफ्तगू शुरू हो रही है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की गुफ्तगू शुरू हो रही है, यानी ऐसे एटम्स जिनके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स हो। तो लोगों ने सोचना शुरू किया हिस्टोरिकली कि जिस तरह हमारे पास यूरेनियम है 92, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें थी, एविडेंस थे, जिनकी वजह से ये जो सोच थी ये गलत लगती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच सकते हैं कि जिस तरह फ्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, इनर्ट गैस है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, और सोडियम है, हल्की मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर ये तीनों एलिमेंट्स के ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के फर्क से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज टू मच चेंज हो रही हैं, वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अल्टीमेटली दे स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बहुत सारे लोग काम कर रहे थे इसी कोशिश में, इसी एफर्ट में। 1925 के अंदर वुल्फगैंग पॉली ने एक अपना प्रिंसिपल दिया, और वो प्रिंसिपल बेस कर रहा था मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे, और यानी जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए गए उसको देखते हुए उसने ये प्रपोजल दी। क्या था कि his exclusion principle states that no two electrons in an atom can exist in the same quantum state, यानी एक क्वांटम स्टेट के अंदर दो एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। Each electron in an atom must have a different set of quantum numbers n, l, m, l और ms। यानी किसी एक क्वांटम स्टेट में ये जो चार क्वांटम नंबर्स हैं, इन चारों क्वांटम नंबर में से एक क्वांटम नंबर एटलीस्ट फर्क होगा, यानी चारों जो है सेम एक क्वांटम स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स के नहीं हो सकते। हम ये चीजें स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करके देख सकते हैं और उसको अपनी थ्योरी से मैच कर सकते हैं। उसने हीलियम का
हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहा था तो उसने ये नोट किया कि वो ट्रांजिशंस ऑब्जर्व नहीं हुई जिनमें टोटल स्पिन जो है वो 0 थी, लेकिन वो ट्रांजिशंस ऑब्जर्व हुई जिनमें जो टोटल ट्रांजिशन थी नहीं, मैं गलत कह गया कि जिनके अंदर टोटल स्पिन 0 थी वो अब जो है ऑब्जर्व हुई, लेकिन जिनमें टोटल स्पिन 0 नहीं थी वो ऑब्जर्व नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि अगर N1 है, L 0 है, ML 0 है, तो MS अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का यानी पहले 3 क्वांटम नंबर तो सेम है, चौथा क्वांटम नंबर दोनों में MS 1/2 हो जाए तो टोटल स्पिन कितनी हो गई? 1। तो टोटल स्पिन 1 होने की वजह से वो क्या है कि ऐसी ट्रांजिशंस ऑब्जर्व नहीं हुई, लेकिन जिनमें टोटल स्पिन 0 थी, मसलन N1, L0, ML0 और MS -1/2, तो टोटल स्पिन कितनी हो गई? 0। ऐसी जो है ट्रांजिशंस ऑब्जर्व हुई, यानी एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर जो है वो डिफर कर गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि हम बिफोर कि हम इसका जो रोल है उसको एक्सप्लोर करें, हमने पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि जो वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 सेपरेट वेरिएबल से, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड में हमने देखा था कि साई को हम लिख सकते हैं r, थीटा और फाई। अब हम वहां पे हमने वेव फंक्शन किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा था, लेकिन अब हम जो वेव फंक्शन है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी जो आपका वेव फंक्शन है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लिखना चाह रहे हैं। तो साई फर्स्ट 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख सकते हैं साई ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, साई ऑफ सेकंड, साई ऑफ थर्ड एंड सो ऑन फॉर साई n इलेक्ट्रॉन। यानी कंबाइंड वेव फंक्शन को हम अलग-अलग इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन लिख सकते हैं। तो अब मैं ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करता हूं कि लेट्स एक क्वांटम स्टेट के अंदर क्या दो एक जैसे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं, इस चीज को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। कि मैं कहता हूं सपोज दो हमारे पास पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल, और वो क्वांटम स्टेट ए एंड बी के अंदर मौजूद है। यानी फर्स्ट जो है पार्टिकल वो क्वांटम स्टेट ए में है और दूसरा क्वांटम स्टेट बी में है। अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मालूम करना चाहूं साई मॉड स्क्वायर, जब पार्टिकल को मैं एक्सचेंज कर दूं कि जहां पे 1 था वहां पे 2 कर दूं और 2 को 1, यानी साई मॉड स्क्वायर 1 2 इज इक्वल टू साई मॉड स्क्वायर 2 1। क्योंकि दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल थे इसलिए उनके इंटरचेंज करने से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साई मॉड स्क्वायर 1 2 इज इक्वल टू साई मॉड स्क्वायर 2 1। लेकिन हम इस चीज को साई मॉड लिख सकते हैं साई 2 1 इज इक्वल टू साई 1 2, इसको कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और साई 2 1 इज इक्वल टू जब माइनस साइन बाहर आ जाए तो माइनस साई 1 2, इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। लेकिन ये जो 10.10 एक्सप्रेशन है ये दोनों के लिए क्या है? ट्रू है। अब मैं मोर प्रिसाइज बात करता हूं कि मैं कहता हूं कि लेट पार्टिकल 1 जो है वो स्टेट ए में है और पार्टिकल 2 इन स्टेट बी में है, तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? साई A1 साई B2।
क्योंकि दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, एनीहाउ मैं उनको चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं कि पार्टिकल 2 स्टेट ए में है किसी वक्त और पार्टिकल 1 स्टेट बी में है, तो वेव फंक्शन आप लिख सकते हैं साई ए टू साई बी वन। ठीक है। अब क्योंकि दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, तो मुझे नहीं पता कि 10.3 ए वाला वेव फंक्शन दुरुस्त है या 10.3 बी वाला, कि यानी किस वक्त फर्स्ट पार्टिकल ए में है और किस वक्त सेकंड पार्टिकल ए में है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह के सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लूंगा। एक होगा साई सिमेट्रिक 1/2 अंडर रूट जो है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो साई ए 1 साई बी 2 दोनों को ऐड कर लूंगा प्लस साई ए 2 साई बी 1। एक दफा दोनों को ऐड कर लिया, दूसरी दफा दोनों को माइनस कर लिया, तो एंटी सिमेट्रिक हो गया 1/2 अंडर रूट साई ए 1 साई बी 2 माइनस साई ए 2 साई बी 1। अब एक हो गया सिमेट्रिक, दूसरा हो गया एंटी सिमेट्रिक। अब हमने ये देखना है कि कौन सा इनमें से वेव फंक्शन साई सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक हमारे इस तरह के जो पार्टिकल उनको करता है, उसको हम उसके मुताबिक जो है हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं ये सपोज करता हूं कि लेट ए इज इक्वल टू बी। पहले तो मैंने ए और बी अलग अलग स्टेट्स दी हुई थी। अब मैं कहता हूं दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल एक ही स्टेट में आ गए, यानी ए इज इक्वल टू बी सेम क्वांटम स्टेट, यानी दोनों पार्टिकल एक ही क्वांटम स्टेट के अंदर ए इज इक्वल टू बी कर दिया। तो उस वक्त जो सिमेट्रिक है वो तो जीरो नहीं होगा फंक्शन, लेकिन एंटी सिमेट्रिक जो साई ए है वो जब आपने ए इज इक्वल टू बी पुट किया तो आपका साई ए क्या हो गया, जीरो। इट मीन्स द टू पार्टिकल्स कैनॉट बी इन द सेम क्वांटम स्टेट। यानी जब दोनों को आप क्वांटम स्टेट सेम की तो इट मीन एक जैसे दो पार्टिकल इनके अंदर नहीं आ सकते, आपका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जीरो हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की मदद से ये पता चला कि वो पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ है उनका एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन से उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऐसे पार्टिकल्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है और ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं और व्हेन दे आर इन अ कॉमन फोर्स फील्ड। इनको यानी वो पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ होती है उनको फर्मियान्स या फर्मी पार्टिकल्स कहते हैं और ये स्टैटिस्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको ओबे करते हैं। लेकिन वो पार्टिकल जिनकी स्पिन जीरो या इंटीजर वैल्यू ऑफ स्पिन होती है उनको सिमेट्रिक होते हैं विद द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल और वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, तो पार्टिकल जीरो या इंटीग्रल स्पिन वाले जो पार्टिकल हैं उनको बोस पार्टिकल या बोसॉन्स कहते हैं और इनको आप स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड नहीं होता। मसलन ऐसे पार्टिकल कौन कौन से हैं, फोटॉन, अल्फा पार्टिकल या हीलियम एटम वगैरह वगैरह, ये सारे बोस पार्टिकल कहलाते हैं। इतने पोर्शन को आप जरा पढ़ लें, क्वेश्चन होगा तो आई एम अवेलेबल टू आंसर। Excuse me, sir. जी जी
सर आपने अभी बताया कि जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन था वो 0 हो गया, जबकि जो साई ए सिमेट्रिक वेव फंक्शन था वो 0 नहीं हुआ। हम्म तो सर क्या सिर्फ एंटी सिमेट्रिक फंक्शन से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं, या दोनों का देखो, नॉन जीरो होना जरूरी है? नहीं देखो, साई ए 0 कब हुआ, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। साई ए उस वक्त 0 हुआ जब आपने a इज इक्वल टू बी पुट किया। a इज इक्वल टू बी का क्या मतलब है, आप बताएं। कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में हैं। सेम क्वांटम स्टेट में, ठीक है। इसका मतलब है जब एक जैसे दो इलेक्ट्रॉन को एक क्वांटम स्टेट में रखा तो आपका वेव फंक्शन 0 हो गया। यही बात हुई ना। जी सर। इसका मतलब है कि ये वाला, यानी अगर मैंने किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो तो वो थ्योरी अगर किसी फंक्शन के ऊपर फिट बैठती हो तो मैं क्या कहता हूं कि ये फंक्शन इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाएगा। ऐसे ही होता है ना। जी। तो यहाँ पे भी यही है कि जो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, एक क्वांटम स्टेट में दो एक जैसे पार्टिकल नहीं आ सकते, यही था ना। जी सर। सर क्या हम ये कंडीशन लगा कर चेक करेंगे कि हम जब a इज इक्वल टू बी पुट करते हैं तब हमारे पास उसका क्या बिहेवियर आता है, तो उसके जरिए हम चेक करेंगे? हाँ, उसके जरिए चेक हुआ ना। तो उसमें जी। सिमेट्रिक वाला ने 0 नहीं दिया, इट मींस देयर एग्जिस्ट। बट एंटी सिमेट्रिक ने जब 0 दिया, इट मींस कि जैसे ही एक जैसे दो पार्टिकल रखे तो उसका बिहेवियर वही आया जो कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। तो इट मींस जी। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है कैन एक्सप्लेन। जी। सर हमने जो है ना कल मैग्नेटिक एनर्जी निकाली थी एक हाइड्रोजन एटम के लिए 1.30 इंटू 10⁻²2। तो आपने कहा था इसे अगर हम वेवलेंथ में कन्वर्ट करें तो वो 2 एंगस्ट्रॉम आती है। तो इसको अगर हम वेवलेंथ में E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा के फार्मूले से करें तो आंसर हमारे पास 1.53 इंटू 10⁻³ आता। 1.53 इंटू -3 क्या? 1.53 इंटू 10⁻³ वेवलेंथ आती है हमारे एंगस्ट्रॉम पास। नहीं, -3 एंगस्ट्रॉम मीटर नहीं आता, -3 मीटर। मीटर आता है। यस सर। और भी किसी ने कैलकुलेट किया है? जॉउल को कन्वर्ट किया आपने? नहीं, जूल को नहीं सर, जूल को मैंने नहीं कन्वर्ट किया। सर वो तो लेकिन सर कैंसिल हो गया था एच की मैंने वैल्यू पे। एच की वैल्यू भी जूल में पुट की है ना। अच्छा, सबका वही आता है आंसर।
जी सर, एक दो से और से भी मैंने पूछा, वो भी कह रहे हैं कि यही आता है। जी सर यही आया था, मैंने भी किया था। कितना आया? 1.53 एक्सप्लेन टू -3। 3 मीटर। जी सर। यस सर। ये हो नहीं सकता, -3 मीटर जो है, इसका मतलब है ये तो वो ना बना, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू बन गई। यस सर, ये बनेगी 2 × 10⁷ एंगस्ट्रॉम। 2 × 10⁷ 7। 7, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना। मेरा नहीं ख्याल कि ये वैल्यू आनी चाहिए। चलो मुझे टाइम मिलता है फिर मैं देखूंगा सर इसको। इसमें ना वेवलेंथ शिफ्ट की बात की हुई है, इसका मतलब है कोई और भी वेवलेंथ होगी जिससे हमने फिर ये शिफ्ट निकालना होगा। नहीं, वो तो आपने लैम्डा है ना, वेवलेंथ जो है शिफ्ट है, जी सर। बेसिकली जी 2 सर। लेवल्स के दरमियान डिफरेंस